नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आपके साथ, मैं हूं सुशांत सिन्हा। मोदी सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पहले जब देश की सत्ता पर मोदी काबिज हुए तो एक उम्मीद की किरण लेकर आए। सरकार में आने से पहले मोदी ने देश की जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाया और सरकार में आने के बाद उन्होंने कोशिश भी की। कई मोर्चे पर उन्हें कामयाबियां मिली हैं, कुछ मोर्चों पर नाकामी हाथ लगी है। आज हम मोदी सरकार के 3 साल की कामयाबी को भी गिनेंगे और उन चुनौतियों को भी देखेंगे जो उनके सामने खड़ी हैं। लेकिन पहले ये तस्वीर। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मोदी ने देश को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी आज गुवाहाटी में हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के 3 साल के कामकाज को। लेकिन पहले ये तस्वीर। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मोदी ने देश को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी आज गुवाहाटी में हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के 3 साल के कामकाज को सामने रखा। लेकिन पहले बात उस पुल की जिसका उद्घाटन आज मोदी ने किया। पीएम मोदी ने इस पुल का नाम असम के मशहूर गायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखने का ऐलान किया। साथ ही निर्माण में हुई देरी के लिए यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। अटल जी की सरकार ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए काम सुपुर्द कर दिया। गंभीरता से लिया गया। अगर उसके तुरंत बाद ये काम चला होता तो आज से 10 साल पहले आपको ब्रिज मिल गया होता। इसी धरती के संतान श्रीमान भूपेन हजारिका ये ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया। इधर अमित शाह ने सरकार के 3 साल होने पर क्या कहा है वो सुनवा देते हैं। ये जो 3 साल गए हैं वो 3 साल मैं मानता हूं कि काफी सारी चीजों में इन 3 सालों में नए मील के पत्थर क्रॉस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 3 सालों में देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये 3 सालों में दुनिया में देश का गौरव प्रस्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफल रहे हैं। और ये 3 सालों में देश की सोच का स्केल बदलने में भी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सफल रहे हैं। जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों को उखाड़कर फेंकने का काम ये 3 सालों में हुआ है। महिलाओं और युवाओं की सरकार होगी। ये सरकार पारदर्शी तरीके से चलेगी। ये सरकार निर्णायक तरीके से चलेगी और ये सरकार देश के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। देखिए, मोदी सरकार को मैंडेट 5 साल के काम के लिए मिला था, लेकिन वो 3 साल पर भी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या 3 साल में जितनी उम्मीदें 2014 के चुनाव के बाद जगी थी उनमें से कितनी पूरी हो पाई हैं और कितनी होनी बाकी हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, पवन खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और विवेक अवस्थी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पवन जी, पहले चूंकि विपक्ष के नाते आपका यह हक है कि 3 साल होने पर, और जैसा मैं कह रहा था मैंडेट तो 5 साल का था लेकिन बीच आधा सफर पूरा हो चुका है, तो ये रफ्तार देखकर आपको क्या लग रहा है? कितनी बुलेट ट्रेन की तरह ये सरकार दौड़ी है या कितनी शताब्दी की तरह दौड़ी है या कितनी पैसेंजर ट्रेन की तरह दौड़ी है? मैं बैलगाड़ी कहूंगा तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? मुझे नहीं होगी, जफर इस्लाम साहब को शायद। 3 ऑप्शंस दिए।
जफर साहब, आपको मुबारक हो 3 साल, और आपकी भी अपनी प्रमोशन हुई है, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रही बात सरकार की, तो सरकार पहले दिन से आज तक सिर्फ और सिर्फ नारों पे चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन, ये स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन एक भी आज इन्होंने इतने बड़े बड़े इश्तिहार निकाले, आपने भी देखे होंगे, कहीं कोई डेटा नहीं दिया, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता। भले कितना ही ट्विस्ट कर लीजिए डेटा, फिर भी डेटा रहता है, दिखा देता है सब कुछ। कहते हैं साहब हम बहुत बड़े हो, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, हम बहुत बड़े हैं। आप ये तो बताइए, आप सांप देवता से बड़े हैं, नाग देवता से बड़े हैं, कुतुब मीनार से बड़े हैं, भाई साहब किससे बड़े हैं, कंपेयर तो करिए। आप सिर्फ ये कह दें कि हमने बड़े बड़े काम किए, सब कितने लोगों को रोजगार दिया, चुप, कोई आवाज नहीं। कितने लोगों को आपने लोन माफी, कितने फार्मर्स को फायदा हुआ, चुप। बीमा योजना, फसल बीमा योजना, कंपनीज को कितना फायदा हुआ और किसानों को कितना मुआवजा मिला, चुप। हम तो डेटा लेकर बैठे साहब, मनमोहन सिंह जी की ट्रेनिंग है, बिना डेटा के मनमोहन सिंह जी ने आज तक लफ्फाजी का सहारा नहीं लिया। पर पवन जी, क्या ये यूपीए सरकार की नाकामी है या कांग्रेस की कि यूपीए सरकार के वक्त इतने घोटाले हो गए कि आज की तारीख में लोग इस डेटा को कम पूछते हैं और कहते हैं कि अगर 3 साल में कोई नया करप्शन और घोटाला सामने नहीं आया तो ये भी इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बताऊं सब, आप लिस्ट सुनने को तैयार हैं घोटालों की? तो मैं पहले वही बता देता हूं, मैंने सोचा कि कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तब बताऊंगा। आप जीएसपीसी से शुरू करिए, कितने हजार करोड़ का घोटाला है जो प्रधानमंत्री जी के अपने राज्य में हुआ। व्यापम का तो मैं नाम ले लेकर थक गया हूं, लेकिन इनका कोई इनके कानों पे जो नहीं रेंगती। मेरे अपने राज्य में राजस्थान का माइनिंग स्कैम 45,000 करोड़ का स्कैम है। रमन सिंह जी का बेटे का फॉरेन अकाउंट है, क्या एक्शन लिया गया? ललित मोदी जी पर क्या एक्शन लिया? इनकी अपनी मंत्री ने अपने मंत्रालय को दरकिनार रखते हुए चुपचाप से उनको पासपोर्ट अप्रूव कर दिया, क्या एक्शन लिया गया? घोटालों की लिस्ट तो साहब मेरे पास इतनी सारी है, आप बताइए कब बताऊं, अभी बोलूं या आपको पूरे कार्यक्रम में आगे भी मौका देंगे? अब मैं चाहूंगा कि हम जफर इस्लाम साहब को रिस्पॉन्ड करने का मौका दें, और मेरी तरफ से भी बधाई सर, आपके 3 साल पूरे हो गए इस सरकार के, लेकिन आपकी उपलब्धियां जो गिना रहे हैं उसके बीच में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि आंकड़े कहां हैं, कितनी नौकरियां दी, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, ये आंकड़े में आप लोग क्यों नहीं बता रहे? देखिए, ऑपोजिशन का काम है इस तरह की बातें करना, तो मैं उनको बात को बुरा ना मानते हुए, आज 3 साल पूरा हुआ सरकार की उपलब्धियां पूरे देशवासियों को मालूम है, सिवाय ऑपोजिशन को छोड़ के। इसलिए ऑपोजिशन का काम है कि सरकार को क्रिटिसाइज करना है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, यहां पर उनको पूरा अधिकार है हमारे बारे में जो समझ में आया बोलना। लेकिन लेट मी स्टार्ट विथ नंबर्स। देखिए, जब आप देखिए, पहली बात देखिए कि इकोनॉमी को लीजिए, जब इनकी सरकार गई थी तो 4.4 की दर से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, पॉलिसी पैरालिसिस था। पूरी दुनिया कहती थी हिंदुस्तान की तरफ से कि हिंदुस्तान में निवेश नहीं, मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रहा हूं, पूरी दुनिया के ग्लोबल कम्युनिटी, इन्वेस्टर कम्युनिटी से बात करता हूं, जो बात उस वक्त थी बिल्कुल उन पर देश पे बिल्कुल उनको विश्वास नहीं था, उन पर कॉन्फिडेंस लेवल 0 था। आज वही देश है, लेकिन सिर्फ लीडरशिप चेंज हो गई है और जो नीतियां चेंज हुई उसकी वजह से देखिए रिकॉर्ड एफडीआई है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया है। मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखिए तो सारे नंबर्स जो है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे आप कोई मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखिए, सब जगह आपको जो है सर नौकरियां कितनी जनरेट हुई हैं? मोर देन एक मिनट आपको आ रहा सब चीज आप क्योंकि उनको आप अपोजिशन को टाइम दिया तो मुझे तो बोलने का दिए। हाँ रुकिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, क्या आप देखिए कि जो प्राइमरी डेफिसिट था वो आज घट के नेग्लिजिबल 0.1% हो गया है प्राइमरी डेफिसिट। और इस वक्त ऐसी हालत है कि चाइना को डिग्रेड किया गया है, मूडी ने किया, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान को अपग्रेड किया जाएगा। इवन दो ग्लोबल एनवायरनमेंट है जो कि सारी कंट्रीज को अपग्रेड के बजाय डिग्रेड किया जा रहा है, और हम अपग्रेड की सोच रहे हैं। ये सिर्फ हमारी नीतियों का सर, ये बात तो ठीक है, हमारे लेकिन किसी राजा के घर में 56 भोग बने, इससे उस गरीब को क्या फर्क पड़ता है कि मेन्यू में क्या है जिसके घर में अनाज नहीं है? तो इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एफडीआई रिकॉर्ड आई, मैं मान रहा हूं, लेकिन नौकरी कितनी जनरेट हुई, ये आंकड़ा बता दीजिए सर। सुशांत जी, आप थोड़ा धैर्य तो रखिए, फिर कंप्लीट तो करने दीजिए। आपके अगर सवाल पहले बोल दिए तो मैं एक ही बार में जवाब दूंगा।
आप मेरा पूजा खत्म होने दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। मैं कह रहा हूं अब आपका सवाल है नौकरियों का। देखिए हमारी सरकार ने शुरू में कहा था 2014 में रोजगार और स्वरोजगार, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। हमने जो है देखिए किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो कोई सरकार हो, वो सरकार पूरे 125 करोड़ के जनता के लोगों में इतनी सरकार नौकरियां जनरेट नहीं कर सकता है, जबकि खास के ऑटोमेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सरकार का काम है, इसीलिए सरकार ने जो लोन दिया। सर मेरे पास वक्त कम है क्योंकि हमारा शो आधे घंटे का ही है। मैं विवेक जी को इसमें लाना चाहूंगा कि विवेक जी नहीं तो आप सरकार की उपलब्धियां मुझे मौका दिए 15 मिनट में नॉन स्टॉप सरकार की उपलब्धियां। सर आपको 15 मिनट चाहिए उपलब्धि गिनाने के लिए और पवन जी कह रहे हैं उनको 15 मिनट चाहिए नाकामी गिनाने के लिए। शो हमारा 22 मिनट का है, तो ये तो उसी में चला जाएगा। विवेक जी थोड़ा एनालाइज कर लें कि जो दोनों कह रहे हैं सर, दर्शक के हिसाब से बता कम पड़ेगा, मुझे 2-3 घंटे भी दिएगा तो कम पड़ेगा। ठीक है, दर्शक के हिसाब से सर थोड़ा समझाइए कि कौन जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और दूसरा कि सरकार जब आई थी तो उसने कहा था कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे, तो अब ये कह देना कि हम सिर्फ मौके बनाएंगे, क्या ये काफी है? विवेक जी 2 करोड़ नौकरियां। नहीं देखिए मेरा जवाब पूरा नहीं होने दिया, इसके जवाब अच्छा आ जाऊंगा सर, एक बार विवेक जी बोल रहे फिर आपके पास आ जाऊंगा। 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां इस देशवासियों के लिए मुहैया कराएंगे। आप ही के आंकड़े कहते हैं कि ये 1.5 लाख के आसपास है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, क्या ये बहुत है? क्या ये वादा पूरा हो गया आपका? जफर जी मैं जवाब दूं? हाँ दे दीजिए, छोटा दीजिएगा सर, बहुत जवाब दे। हाँ बिल्कुल छोटा सा जवाब देता हूं। देखिए नौकरियों का जहां तक सवाल है तो कोई ऐसे एजेंसी नहीं हिंदुस्तान में जो सारी नौकरियां जो क्रिएट होती हैं वो सारी, चाहे वो ब्लू कॉलर हो, व्हाइट कॉलर हो, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में हो, वो एक जगह एक आंकड़े दे सके। कोई एजेंसी पहली बार इस बार के जैसा बाहर जो देशों वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि हर जॉब जो है वो कैप्चर होता है, इंडिया में कोई एजेंसी नहीं, पहली बार सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब कैप्चर हो। और इसलिए कि 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तभी आप जाके रिपोर्ट करते हैं और बाकी चीज से कंप्लाई करते हैं, तो हर नौकरियां नहीं गिनती हो सकती है। इसलिए लेकिन अगर आपसे मैं सिंपल सवाल करता हूं अवस्थी जी से और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी, सिर्फ अगर दिल्ली में जहां आपका स्टूडियो है वही अगर आप देखिएगा तो 1,35,000 जॉब क्रिएट हो गए होगी फिल्म सिटी में। मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहूंगा, 1,35,000 टोकना चाहूंगा। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। माफ कीजिएगा, दिल्ली और दिल्ली के आसपास पूरे एनसीआर की अगर आप बात करें, रियलिटी सेक्टर पिछले 3 साल में जितनी बुरी तरह हिट हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है। 200 से ज्यादा उद्योग रियलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनका भट्टा बैठ चुका है पूरी तरह से। रियलिटी उद्योग, रियलिटी सेक्टर और उससे जुड़े उद्योगों को केवल उठाने के लिए आपकी सरकार ने क्या पहल की है, क्या आप ये बता सकते हैं मुझे? ठीक है, 1 मिनट में इसमें पवन जी को भी जोड़ना चाहूंगा। पवन जी ये तर्क दे देना कि हर नौकरी गिनी नहीं जा सकती, तो ये वादा करते वक्त भी क्या सरकार को सोचना चाहिए था कि 2 करोड़ जो हम कह रहे हैं उसमें गिने जाने और न गिने जाने वाली नौकरियां दोनों होंगी, जिसका हम हिसाब नहीं दे पाएंगे? नहीं बिल्कुल, जब हम अपनी नौकरियों के बारे में बताते थे कि हम इतनी दिए हैं, तब तो ये लोग इनको पता नहीं कहां से डेटा मिल जाता था। तब इनके पास सारे सोर्सेज से डेटा के वादा करते हैं नौकरी देंगे, जब एक्सपोज होते हैं तो कहते हैं नौकरी के मौके देंगे। ये तो साहब, ये तो इनका एक और जुमला मान लीजिए, पवन जी जुमले एक और मान लीजिए। आपने जीडीपी का फिगर बताया जफर साहब, कमाल है जफर साहब, आपका जीडीपी का फिगर तो कम से कम सच दे देते। अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त 5.9% था और 7.2% पे हमने छोड़ा। आप लास्ट क्वार्टर का देखिए, फॉर्मूला बदला, उसके बाद पवन जी सही फिगर आंकड़े दीजिए। अभी आपने लास्ट क्वार्टर रूलिंग पार्टी है, मेरा भी एक मौका, मुझे भी मौका। सुशांत जी, मैं तो जवाब काउंटर कर रहा हूं। आप अटल जी के लास्ट क्वार्टर का देखिए जीडीपी ग्रोथ का नंबर, आप वेटेड एवरेज साहब। अब आप सही कह रहे हैं लास्ट क्वार्टर, अब आप सही कह रहे हैं लास्ट क्वार्टर, तो आप सुशांत जी से पूछ लीजिए। और लास्ट में सुशांत जी, मेरे को लगता है एंकर तो आपने कैप्चर किया और बाद में उसी के हमारी नीतियों का जो फायदा। लेकिन पवन जी एक बात बताइए जल्दी से, पवन जी क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक करना, सर सर्जिकल स्ट्राइक करना, और बात बता दो, नोटबंदी करके आप भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं, ये सब सरकार की कामयाबी नहीं है क्या? जो हमने +2.5% पे छोड़ा था कृषि, पवन जी जल्दी से मुझे -2.1%। पवन जी मैं ये पूछ रहा हूँ, पवन जी की बात कर रहा हूँ, पवन जी मैं ये कह रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक करना, डेटा लेके बैठा हूँ सर सर्जिकल
सर्जिकल स्ट्राइक करना, Personal नोटबंदी income करके का भ्रष्टाचार डेटा से देके लड़ने की एक नियत दिखाना, क्या ये सरकार की कामयाबी में नहीं आएगा? रखा हो मैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी मैं भी समझता हूं जफर साहब। नहीं, आप समझते हैं, लेकिन देखिए डेटा मेरे पास भी है। डेटा ऐसा नहीं कि बिना डेटा के बैठा हूं, और सारे आपके डेटा मेरे पास भी है। ये जो और समझा भी सकता हूं। आपने हमारे सारे अच्छे नहीं, आपका डेटा का सोर्स बता दीजिए सर, मैं तो आरबीआई का डेटा खोल कर ले लिया। चलिए आपको सर, जो भी ग्रोथ रेट अच्छा मिला, मेरे पास जो डेटा है वो ये कि मेरे शो का वक्त खत्म हो गया सर, और आपके पास अभी 2 साल और है सर। देखिए जफर साहब, सरकार की कामयाबियां रही हैं, इसको कोई नहीं नकार सकता। आप 6.9 बड़े घोटाले नहीं हुए, ये भी आपकी कामयाबी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने कही थी और वो अभी भी अधूरी हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपके पास 2 साल का वक्त है, 2 साल का वक्त है, क्यों नहीं हुए? 2 साल का वक्त है, और आपको शायद आखिर में 2019 में जब चुनाव में जाएंगे तो इसका जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन शो खत्म करें उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि दुनिया, देश और समाज में बहुत कुछ बदल रहा है। बदल रहे हैं आम आदमी के सवाल और सरोकार भी। खबर वही नहीं जो आप देखते हैं, बल्कि 2019 में जब चुनाव में जाएंगे तो इसका जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन शो खत्म